नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जरिए पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं को संबोधित करेंगे। सीएम ने कहा कि 75% से 100% फसल खराब होने पर दी जाने वाली 12,000 की मुआवजा राशि को 15,000 किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 10,000 की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 12,500 किया गया। साथ ही इससे नीचे के सभी स्लैब में 25% की बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल स्थित शुगर मिल के एथेनॉल प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। शुगर मिल का उद्घाटन करने गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मिल के नवीनीकरण से इस इलाके के किसानों को अब काफी फायदा होगा। सीएम ने कहा कि नई मिल से 50 लाख क्विंटल गन्ना किसान अब यहां डाल सकेंगे। अब गन्ना किसानों को कहीं बाहर से गन्ना लेके नहीं आना जाना होगा। रोहतक सांसद अरविंदर शर्मा के हाथ काटने और आंख निकालने वाले बयान पर सीएम ने कहा कि इस बयान पर प्रतिक्रिया कम दी जाए, बल्कि जिन्होंने हाथ पैर काटे हैं उनके बारे में बोला जाए तो अच्छा होगा। सीएम ने कहा कि नरनौद में हुई घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसान नेताओं ने वादा किया था कि हिंसक काम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो गुंडे काम करते हैं ये किसी भी आंदोलनकारी के लिए उचित नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश भर में अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे। इस मेले में गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि ओबीसी वर्ग कई क्षेत्रों में निपुण होता है। उसके हुनर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जरूरत है। अर्थव्यवस्था में शिल्पकार एवं हुनर की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए सूरजकुंज में हर साल शिल्पकार मेले का आयोजन हो जाता है। भविष्य में ये मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्किल को बढ़ावा देने के लिए स्किल मंत्रालय का गठन किया है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ,75% रोजगार गारंटी कानून लागू होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 75% नौकरी में आरक्षण युवाओं के लिए लैंडमार्क साबित होगा। 15 जनवरी तक तमाम लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाउनलोड करनी होगी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग क्लास 1 अफसर और जिले के डीसी करेंगे। अगर कोई कमी एक्ट के मुताबिक पाई जाती है तो 15 दिन में लेबर कमीशन रिव्यू देंगे। फसल खरीद पर उन्होंने बोला कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खरीद हुई है। भावांतर योजना के तहत किसानों को 600 रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। यमुनानगर पहुंची हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी ने लोगों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपने कल्याण के लिए हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी वर्ग का भला नहीं होगा। महंगाई बढ़ी हुई है, क्राइम बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और निजी कारखानों में नौकरी में आरक्षण मात्र छलावा और दिखावा है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि किसानों के नाम पर सत्ता को पाने के लिए उपद्रव किया जा रहा है। जो लोग लाठी डंडे और काले झंडे लेकर घूम रहे हैं वह शरारती तत्व हैं। नयन पाल रावत ने पृथला के गांव सरूसपुर में नाथ कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में कहा कि सीएम ने खिलाड़ियों के लिए गोल्ड मेडल लाने पर 4 करोड़ रुपए देने का प्रावधान दिया है। नयन पाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि सबका साथ और सबका विकास एक समान है।
नारनौल में सांसद रामचंद्र जागड़ा की गाड़ी पर हमला के मामले में दर्ज मुकदमे खारिज करवाने को लेकर किसानों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। दूसरी मांग, किसान कुलदीप राणा पर हमला करने के मामले में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा फरीदाबाद के मानव रचना शिक्षण स्थान में राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर से जिला स्तर और मंडल स्तर पर फर्स्ट आने वाले बच्चों ने राज्य स्तरीय बाल महोत्सव प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम में बड़खल विधायक सीमा त्रिखा, तीगांव विधायक राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में हरियाणवी कला का प्रदर्शन जोरों से हुआ। केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया गया, जिसकी अंबाला में भी शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर जाकर बचे लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। अंबाला में 139 जगहों पर डोर टू डोर वैक्सीन लगाई जाएगी। पहली और दूसरी डोज के अंतर को समझने में इस अभियान से काफी मदद मिलेगी। अंबाला में अभी तक 14.5 लाख वैक्सीन डोज लग चुकी है। गोहाना के नागरिक हॉस्पिटल के डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और शहर के समाज सेवियों ने मिलकर गोहाना में पहली डोज का 100% कार्य पूरा कर लिया है। अब दूसरी डोज भी 50% के करीब जा चुकी है। इसके लिए डॉक्टर की टीम अब घर घर जाकर जानकारी जुटाकर वैक्सीनेशन कर रही है। नरवाना में इफ्को किसान सेवा केंद्र में खाद नहीं मिलने पर किसानों ने रेलवे स्टेशन के पास जमकर नारे लगाए। फतेहाबाद में डीएपी खाद को लेकर संकट लगातार जारी है। खरीद केंद्र के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी। फतेहाबाद में किसानों को डीएपी खाद न मिलने की वजह से किसानों ने रोड जाम किया और कृषि विभाग के अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि रात से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कृषि विभाग की ओर से खाद नहीं दी जा रही और ना ही संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद की कमी के चलते वक्त और पैसा बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा किसान गेहूं की बिजली भी नहीं कर पा रहा है। रादौर में यमुना नदी के नगली घाट पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास खनन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं खनन की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे निर्माणाधीन पुल को भी खतरा हो सकता है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तोशाम व्यापार मंडल की स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 14 नवंबर तक अगर सराफा व्यापारी के यहां लूटमार करने वाले गिरोह को नहीं पकड़ा तो व्यापार मंडल तोशाम बाजार को बंद करेगा। पचौदी रोड काफी लंबे वक्त से खराब हो रही है, जिसकी शिकायत लोगों ने प्रशासन से कई बार की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस दौरान लोगों ने गुस्से में आकर सड़क के बीचों बीच जाम लगा दिया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। रतिया में डीसी महावीर कौशिक ने नंबरदारों, निगरानी कमेटी और किसानों के साथ बैठक की, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। गोहाना में नगर परिषद का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर जुर्माना लगेगा और साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है। नगर परिषद अधिकारी ने 1 लाख से ऊपर टैक्स बकाया लोगों पर कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर ली है। पहले मकान मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे और अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करते हैं तो एक्ट के तहत उनको जेल में डालने का काम नगर परिषद की तरफ से किया जाएगा। कई वर्षों से रिहायशी कमर्शियल बिल्डिंग मालिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग मालिकों को कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं।
उद्योग जगत की ऑटोमोबाइल कंपनियों में सेमीकंडक्टर का काफी इस्तेमाल होता है, जिसकी गुरुग्राम में भारी किल्लत हो रही है और इससे उद्यमी काफी परेशान है। यह उपकरण भारत में दूसरे देशों से आता है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक की सभी चीजों में होता है। सेमीकंडक्टर नहीं मिलने के कारण उद्योगों की प्रोडक्शन पर काफी असर पड़ रहा है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है, जिससे यमुना नदी में जहरीली झाग तैरने लगी है। इस पर बीजेपी ने आप सरकार पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल यहां आकर अपने साफ सफाई के वादे को बताएं। फरीदाबाद में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सड़कों पर उठ रही धूल से फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर बना हुआ है। लोगों को उड़ती धूल से परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकार को पोल्यूशन कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। गुरुग्राम में प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में फायर ब्रिगेड की मदद से रोड साइड पड़ी मिट्टी और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सिरसा जिले के आंगनबाड़ी सेंटरों की तालाबंदी कर वर्करों और हेल्पर्स ने 38वें दिन भी बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के साथ साल 2018 में उनका समझौता हुआ था कि श्रमिकों का पीएफ काटा गया, जिसे सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। भिवानी में डीएपी की कमी से परेशान किसानों ने कहा कि डीएपी की कमी से गेहूं और सरसों की फसल की बुआई नहीं हो पा रही है। घरौंडा में डीएपी की कमी को देखते हुए दुकानदार भी महज एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे डीएपी की उपलब्धता करा रहे हैं। गोहाना में डीएपी खाद की कमी को लेकर कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अनिल सहरावत ने खाद और बीज की प्राइवेट दुकानों पर दौरा किया। डॉक्टर अनिल सहरावत ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि दुकानदार डीएपी के साथ अगर दवाइयों या बीज देने की बात करें तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत करें। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान सोनीपत में कुंडली बॉर्डर एसकेएम की बैठक हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पंजाब के नेता भी शामिल हो सकते हैं। गुरुग्राम में उद्योगपतियों ने कहा कि हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण बिल से उद्योगों को काफी नुकसान होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उद्योगों के नुकसान से कंपनियों के पलायन की भी संभावना बन सकती है। उद्योग के लिए कुशल कर्मचारी मिशन में भी परेशानी हो सकती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के हित में अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इससे उद्योगों को काफी नुकसान हो सकता है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 में क्राइम ब्रांच के नशे के कारोबारी के रिश्तेदार के घर पर छापेमारी करते हुए 1,13,50,000 रुपए बरामद करने में कामयाबी हासिल की। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उन्हें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि आरोपी के घर नशे का सामान है, लेकिन जब छापेमारी की गई तो आरोपी के घर नशे का सामान तो नहीं मिला, लेकिन भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम ने मामले को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है और अब इनकम टैक्स मामले की जांच में जुट गई है। सोनीपत में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है और शव को गांव बरौटा के पास झाड़ियों में दफना दिया।
आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी विजय यादव बिहार भाग गए। बिहार में मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस कार्रवाई में आरोपी पत्नी से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का जुर्म कबूल लिया। सोहना के समीवर्ती स्पोर्ट्स विला में फ्लैट देखने आए एक 70 साल के बुजुर्ग की 12वीं मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि 70 साल के बुजुर्ग चक्कर आने की वजह से बहुमंजिला इमारत से गिर गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज नारनौल के आईटीआई मैदान में जिला विधिवक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के सहयोग से मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में विभिन्न विभागों की 35 से अधिक स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। फसलों के अवशेष न जलाए जाएं, इसको लेकर अब किसान जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला में इस साल पराली जलाने के मामले में 80% तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है। तो वहीं पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार और अंबाला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदम भी सार्थक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला कैंट में सुअर पालन करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैंट में सुअर पालन करने वाले करीब 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में साफ चेताया गया है कि रिहायशी इलाके में सुअर पालन बंद करें। नगर अगर कोई इन आदेशों की पालना नहीं करेगा तो जुर्माने के साथ कार्रवाई की जाएगी। करनाल में दिवाली से एक दिन पहले उत्तम नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में की गई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश उर्फ संदेश को काबू कर लिया है। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। फिलहाल किराए पर उत्तम नगर इलाके में रहता था। सोनीपत में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली छात्रा की आंखों में केमिकल और कांच डालने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार ने छेड़खानी को लेकर 2 बार थाना में शिकायत की थी। बावजूद इसके पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण आरोपी ने लड़की की आंखों में केमिकल और कांच डाल दिया। बिजली विभाग की लापरवाही से एक उपभोक्ता को 86 लाख का बिल मिला, जिसे ठीक कराने के लिए उपभोक्ता लगातार विभाग के चक्कर काट रहा है। वहीं पीड़ित ने पिछले महीने करीबन 400 का बिल चुकाया था और घरों से बाहर बिजली के मीटर लगे होने के बावजूद भी ज्यादा बिल आया। अंबाला कैंट कालीबाड़ी मंदिर के पास एक्सिस बैंक के एटीएम में पैसे जमा करा रहे केबल संचालक से लूट की गई। देर शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने चाकू की नोक पर करीब 15,000 की राशि छीनकर फरार हो गए। जाखल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत होने से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। मृतक महिला की आयु 85 बताई जा रही है। देश में कोरोना की लहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 7,541 नए मामले, 304 मरीजों ने गंवाई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले, 14 की मौत, 8,296 एक्टिव केस मौजूद। सिरसा में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रोज 20 से 25 मरीज डेंगू पीड़ित मिल रहे हैं। अब तक डेंगू में 619 मामले सामने आ चुके हैं। नागरिक अस्पताल में मलेरिया विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरसिमरन ने कहा कि अब डेंगू के मामलों पर नियंत्रण हो रहा है। पिछले दिनों काफी संख्या में मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है।
पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में फरीदकोट की एसआईटी टीम रोहतक की सुनारिया जेल राम रहीम से पूछताछ करने पहुंची। बेअदबी मामले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि बादल परिवार ने बेअदबी मामले में डेरा श्रद्धालुओं को बचाने का काम किया है, जिसके चलते बादल परिवार को सत्ता से बाहर होकर हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। इसी प्रकार कैप्टन सरकार भी 2017 में सत्ता में आने से पहले बेअदबी मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन 4.5 साल बीतने के बावजूद भी इसे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। जनरल प्रभुराम भारतीय जनरल एमएस नरवणे, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम को भारतीय सेना के मानद जनरल की रैंक से सम्मानित करेंगे।